हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसके 3 क्लासेज हो चुकी हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, इसके महत्वपूर्ण शासक और इस पर किस किस वंश ने शासन किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य पर मुख्य रूप से 4 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश, इसके बाद सालू वंश, इसके बाद तुलु वंश और इसके बाद अरावीडु वंश। इन 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। विजयनगर का जो क्षेत्र है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी याद रखना। विजयनगर का जो क्षेत्र है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है ये हम्पी है और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो है ये तेलुगु है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक भी हैं हरिहर और बुक्का। संगम वंश के नाम से नवीन वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य पर की है हरिहर और बुक्का ने। अपने गुरु विद्यारण्य के आशीर्वाद से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। किसने? हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगम वंश की। संगम वंश विजयनगर पर शासन करने वाला पहला राजवंश है। संगम वंश के पहले शासक कौन है? तो हरिहर हैं। इन्होंने क्या किया था? एक तो होयसल का विलय किया था, कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में, और आंशिक रूप से मदुरै को जीता था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बुक्का प्रथम की और इसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय, इसके बाद आते हैं देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और इसके बाद आते हैं मल्लिकार्जुन, और जो अंतिम शासक हैं संगम वंश के वो हैं विरूपाक्ष। ठीक है, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी क्रम आप देख सकते हैं। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का हैं। हरिहर और बुक्का ये प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। प्रताप रुद्रदेव कौन है? तो ये वारंगल के काकतीय शासक हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले हरिहर और बुक्का कौन थे? तो ये काकतीय शासकों के सामंत थे, इसको याद रखना। मल्लिकार्जुन की बात करें, मल्लिकार्जुन का जो शासनकाल है ये 1446 से 65 तक रहता है। इनको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है और ये पूछा जा चुका है कि प्रौढ़ देवराय किसकी उपाधि है? मल्लिकार्जुन की है। इनके समय में उड़ीसा और बहमनी ने आक्रमण किया था विजयनगर पर और इन्हीं के समय से संगम वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं संगम वंश के महत्वपूर्ण शासक बुक्का प्रथम के बारे में। बुक्का प्रथम ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। इनका समय 1356 से 1377 है, तो ये भी याद रखना। इन्होंने अपना दूत मंडल चीन भेजा था। मदुरै का विलय किसने किया था? बुक्का प्रथम ने। ठीक है, कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। मदुरै पर आक्रमण किया, मदुरै को जीता और मदुरै का विलय किया विजयनगर साम्राज्य में। इन्हीं के समय से, बुक्का प्रथम के समय से विजयनगर बहमनी संघर्ष जो है आरंभ होता है और ये पूछा जा चुका है, तो ये भी याद रखना। इनकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये किसकी उपाधि है? संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम की। ठीक है, इनकी रचना क्या है? इनकी पुस्तक है वैदिक मार्ग प्रवर्तक। इसके लेखक कौन है? बुक्का प्रथम है। इसके समय रायचूर दोआब जो है ये विजयनगर के अधीन हो गया था और कृष्णा नदी जो है ये विजयनगर की सीमा बन गई थी। कब? बुक्का प्रथम के समय। फिर हम बात करते हैं हरिहर द्वितीय की। हरिहर द्वितीय की जो उपाधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी और ये उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है विजयनगर का। और राज परमेश्वर की उपाधि भी धारण करी थी किसने? हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली और कांची की विजय की थी। इसी के साथ साथ इसने श्रीलंका पर अपना एक दूत मंडल भेजा था और वहां पर अधिकार करके वहां के राजा से राजस्व वसूला था। तो पूछा जा सकता है कि संगम वंश के किस शासक ने श्रीलंका से राजस्व वसूला था? तो वो है हरिहर द्वितीय। तो याद रखना, हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के शासक से भी राजस्व वसूला था। ठीक है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
वो ये है कि हरिहर द्वितीय ने बहमनी पर आक्रमण करके बेलगांव और गोवा को छीन लिया था। ठीक है, हरिहर द्वितीय शिव जी का उपासक था, शिव जी के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन? हरिहर द्वितीय। फिर हम बात करते हैं देवराय प्रथम की। इसने क्या किया? इसने बहमनी से युद्ध किया था। देवराय प्रथम ने हार गया था और अपनी पुत्री का विवाह, बदले में अपनी पुत्री का विवाह बहमनी शासक फिरोज शाह से किया था। किसने? देवराय द्वितीय ने। और दहेज में बांकापुर का क्षेत्र दिया, इसी के साथ 10 लाख ऊँट दिए, जो कि ऊँट जो है ये सोने की मुद्रा होती थी। ठीक है, 10 लाख ऊँट, हाथी और अन्य रत्न दिए थे। इसीलिए इस युद्ध को सुनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि सुनार की बेटी का युद्ध किसके समय हुआ था या किससे हुआ था? तो देवराय प्रथम के समय हुआ था, बहमनी और विजयनगर के बीच में। इसने श्रीनाथ को संरक्षण दिया था। श्रीनाथ जो कि हरविलासम ग्रंथ के लेखक हैं। किसने? देवराय ने। ठीक है, तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। किसने? देवराय प्रथम ने। और याद रखना, तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था? देवराय प्रथम ने। अब हम बात करते हैं संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के बारे में। ठीक है, देवराय द्वितीय की बात करें तो इसकी उपाधियां इंपॉर्टेंट है। इसे इम्माड़ी देवराय भी कहा जाता था। किसको? देवराय द्वितीय को इम्माड़ी देवराय भी कहा जाता था। इसे गजबेटकर भी कहा जाता था। गजबेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी, ये उपाधियां हैं इसकी। जनता इन्हें इंद्र का अवतार मानती थी, तो ये भी याद रखना, देवराय द्वितीय को जनता जो है इनकी इंद्र का अवतार मानती थी। देवराय द्वितीय के समय फारसी यात्री जो है अब्दुल रज्जाक, ये विजयनगर की यात्रा पर आया है। और अब्दुल रज्जाक जो है ये लिखते हैं कि विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता है। ठीक है, इसने महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। किसने लिखा है? देवराय द्वितीय ने। ठीक है, महानाटक सुधानिधि ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, तो ये भी याद रखना। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। अब हम बात करते हैं विरूपाक्ष की। संगम वंश के अंतिम शासक हैं विरूपाक्ष। फिर बात करेंगे अगले वंश के बारे में। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसके संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। इसके बाद जो दूसरा वंश है वो सालुव वंश है। सालुव वंश के संस्थापक कौन है? तो ये सालुव नरसिंह है। हालांकि ये ज़्यादा समय तक रहा नहीं। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पर तीसरा वंश स्थापित होता है तुलुव वंश। तुलुव वंश के जो संस्थापक हैं वो वीर नरसिंह हैं। और तुलुव वंश जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हम बात करेंगे। तुलुव वंश के जो संस्थापक हैं ये वीर नरसिंह हैं। और जो तुलुव वंश के सबसे महान शासक हैं वो हैं कृष्णदेवराय। इन्हीं की वजह से तुलुव वंश को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कृष्णदेवराय, इनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। इनकी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसकी? कृष्णदेवराय की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह कहा जाता था कृष्णदेवराय को। ठीक है, इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमुक्तमाल्यद लिखी थी कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में, और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, ऊषा परिणय के लेखक भी कौन है? कृष्णदेवराय हैं। तो इनकी रचनाएं याद रखना। अमुक्तमाल्यद भी पूछी जा चुकी है, तो याद रखना। ठीक है, इनके योग्य मंत्री और सेनापति कौन से थे? तो वो हैं सालुव तिम्मा। किसके? कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय के समय 2 पुर्तगाली यात्री जो है वो आए थे भारत। एक तो डोमिंगो पायस जिसने विजयनगर की यात्रा की, और दूसरे हैं डुआर्ट बारबोसा। तो याद रखना, डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा जो है ये कृष्णदेवराय के समय विजयनगर आए थे। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी, तो इसको भी याद रखना। इसके जो दरबारी कवि हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अष्टदिग्गज कहलाते हैं। कृष्णदेवराय के जो दरबार में कवि रहते थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और ये अष्टदिग्गज जो हैं ये तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, या 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का समूह था जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज में जो सबसे प्रमुख कवि थे वो अल्लसनी पेद्दन थे। इन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। किसको? अल्लसनी को। और आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है।
फिर हम बात करते हैं कृष्णदेवराय की। कृष्णदेवराय ने अपनी मां नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी और बाबरनामा में कृष्णदेवराय का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है कृष्णदेवराय को। बात करते हैं कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिरों की। तो विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय ने। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। संगीतमय स्तंभों वाला मंदिर भी कहलाता है विट्ठल स्वामी मंदिर। दूसरा है हजाराराम मंदिर। ये विट्ठल स्वामी मंदिर के प्रवेश द्वार पर निर्मित किया गया है। तीसरा है चिदम्बरम। चिदम्बरम मंदिर के संस्थापक भी कौन है? तो कृष्णदेवराय ने इसको निर्मित करवाया था। अगला है पार्वती का मंदिर। ये अंबारम में बनवाया था इन्होंने। बरदराज व एकम्बरनाथ के मंदिर को भी इन्होंने निर्मित करवाया था। किसने? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया है। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं तुलुप वंश के अगले शासक अच्युतदेव राय की। ठीक है, 1529 से 1542 इनका शासनकाल है। इनके समय में महामंडलेश्वर नामक नया पद सृजित किया गया था और पुर्तगाली यात्री नूनी जो है ये भारत आया था। किसके समय में? अच्युतदेव राय के समय में। अगले शासक हैं सदाशिव राय। इसका समय है 1542 से 1570 ईस्वी। इनके समय में, सदाशिव के समय में जो समस्त शक्तियां थी वो महामंडलेश्वर के पास थी और महामंडलेश्वर इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। राम राय नाम के व्यक्ति हैं। महामंडलेश्वर अर्थात सर्वोच्च मंत्री होता था। ठीक है, इनके समय में, सदाशिव राय के समय में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो पूछा जा सकता है कि शासक कौन था? तालीकोटा के युद्ध के समय सदाशिव राय था। कब हुआ है ये पूछा जा चुका है। 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, विजयनगर जो तालीकोटा का युद्ध हुआ है ये विजयनगर और दक्षिण राज्यों के संघ के बीच में हुआ था, तो इसको याद रखना। विजयनगर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो राम राय कर रहे थे और जो दक्षिणी राज्यों के संघ से नेतृत्व कर रहे थे वो अली आदिल शाह कर रहे थे। ठीक है, दक्षिणी राज्यों के संघ में 4 राज्यों का समूह जो है शामिल था। पूछा जाता है कि कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो बीजापुर शामिल था, अहमदनगर शामिल था, गोलकुंडा और बीदर शामिल था। इसमें बरार शामिल नहीं था। तो पूछा जाता है तालीकोटा युद्ध में कौन सा शामिल नहीं था राज्य दक्षिण राज्यों के संघ में? तो वो बरार शामिल नहीं था। बरार के बारे में याद रखना, बरार इसमें शामिल नहीं था। विजयनगर की तरफ से नेतृत्व राम राय कर रहे थे और दक्षिण राज्यों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे अली आदिल शाह। अंततः राम राय को घेर कर मार डाला गया था युद्ध भूमि में और अली आदिल शाह या दक्षिणी राज्यों के संघ की जीत होती है इस युद्ध में। और इस युद्ध के बाद विजयनगर को 6 महीनों तक लूटा जाता है। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तालीकोटा युद्ध के बाद जो शासक थे सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से विजयनगर राजधानी तो समाप्त कर दी गई थी यहीं से और इन्होंने पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। कहाँ से? पेनुकोंडा से। बाद में 1570 ईस्वी में तिरुमल ने ही सदाशिव को मार डाला और अरावीडू वंश की स्थापना करी। किसने? तिरुमल ने। अब हम बात करेंगे अरावीडू वंश के बारे में। अरावीडू वंश के जो संस्थापक हैं ये तिरुमल हैं और इसका जो समय है वो 1570 से 1649 ईस्वी तक रहा। अरावीडू वंश के जो अन्य शासक हैं उनमें रंग द्वितीय हैं, वेंकट द्वितीय हैं और रंग तृतीय हैं। वेंकट द्वितीय के बारे में याद रखना, अरावीडू वंश के शासक वेंकट द्वितीय ने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बनाया था। इसके पहले कौन सी थी? तो पेनुगोंडा थी। तो पेनुगोंडा को हटाकर इन्होंने अपनी राजधानी जो है चंद्रगिरी को बनाया था और चंद्रगिरी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। तो हमने किन राजधानियों की चर्चा की विजयनगर की? एक तो हमने विजयनगर की राजधानी हम्पी की बात करी, ठीक है, और दूसरा पेनुगोंडा और तीसरी चंद्रगिरी। ठीक है, वेंकट द्वितीय के समय ही मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में। किसके द्वारा? वोडियार के द्वारा। तो ये भी याद रखना। अंतिम शासक हैं अरावीडू वंश के रंग तृतीय और ये अरावीडू वंश के ही नहीं
बल्कि विजयनगर साम्राज्य के भी अंतिम शासक है कौन? रंग तृतीय। अब हम बात करते हैं विजयनगर के प्रशासन की। तो विजयनगर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इनकी आयंगर और नायंगर व्यवस्था। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। संपूर्ण राज्य का जो विभाजन है वो मंडल या प्रांत में किया गया था। मंडल का विभाजन वलनाडु में, वलनाडु को नाडु में, और जो सबसे छोटी इकाई थी विजयनगर साम्राज्य की वो उर होती थी प्रशासन की, ठीक है। उर अर्थात ग्राम। आयंगर की बात करते हैं। आयंगर व्यवस्था क्या थी? आयंगर कौन थे? तो जो आयंगर थे ये पहली बात तो ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थे, और ग्रामीण प्रशासन के 12 अधिकारियों का एक समूह होता था आयंगर, ठीक है। जो आयंगर थे ये पहली बात तो अवैतनिक होते थे, यानी इनको वेतन नहीं प्राप्त होता था। तो क्या ये ऐसे ही सेवा देते थे? जी नहीं। अपनी सेवाओं के बदले इनको कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी, जिस पर कोई लगान नहीं पड़ता था, कोई टैक्स नहीं पड़ता था, वो प्राप्त होती थी आयंगरों को। आयंगर में एक अधिकारी है कर्णिक। कर्णिक बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित तो जो भी दस्तावेज थे वो कर्णिक के पास ही होते थे, और ये आयंगर का अंग होता था। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था, तो इसको भी याद रखना। वर और वधू दोनों से विवाह कर वसूला जाता था। हालांकि जो व्यक्ति विधवा से विवाह करता था उसको विवाह कर नहीं देना पड़ता था। विजयनगर का जो सैन्य विभाग है वो कदाचार कहलाता है, और जो विजयनगर के सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी थे उनको दंडनायक या सेनापति कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, तो ये भी याद रखना। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश बक कहा जाता था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा के साथ साथ सती प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन याद रखना सती प्रथा जो है वो स्वैच्छिक रूप से थी। विजयनगर साम्राज्य में यदि कोई स्त्री सती होना चाहती थी तो हो सकती थी, यदि वो नहीं चाहती थी तो वो अपनी स्वेच्छा से निकल सकती थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती किसी को सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की ये भी विशेषता थी, तो याद रखना। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशबक कहा जाता था। बड़वा क्या है? तो ये याद रखना, उत्तर भारत से आकर जो लोग दक्षिण भारत में बसते थे उनको बड़वा कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की जो मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है कल्याण मंडप और गोपुरम है। गोपुरम जो है ये 1000 खंभों का बना होता था, ठीक है। विजयनगर की मुद्रा को क्या कहते हैं? पेगोडा कहते हैं, और ये स्वर्ण मुद्रा थी पेगोडा। विजयनगर की जो चित्रकला है बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की चित्रकला कौन सी है? तो लिपाक्षी कला के नाम से इसको जानते हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत की एक मिश्रित शैली थी जिसे यक्षिणी शैली कहते हैं। विजयनगर का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का है वो वाराह कहलाता था। वाराह एक तो सोने का सिक्का होता था, दूसरा इसका वजन काफी होता था, 52 ग्रेन का होता था वाराह। तार जो है ये चांदी का सिक्का होता था और ये छोटा सिक्का होता था। लगान मुक्त भूमि को क्या कहते थे विजयनगर साम्राज्य में? तो उसको उम्बली कहते थे। और रक्त कोड़गे क्या है? तो युद्ध में जो शहीद होते थे अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उन सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली भूमि को रक्त कोड़गे कहा जाता था, ठीक है। कृष्णदेव राय के जो दरबारी संगीतकार हैं इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। दरबारी संगीतकार वो लक्ष्मी नारायण है, और लक्ष्मी नारायण ने संगीत सूर्योदय की रचना की थी, तो इनकी पुस्तक याद रखना, लक्ष्मी नारायण की संगीत सूर्योदय। अगला है संगीत सार। संगीत सार के लेखक कौन है? तो संत विद्यारण्य हैं। अगला है वासव पुराण। वासव पुराण के लेखक जो हैं भीमक हैं, और ये जो वासव पुराण है ये लिंगायत संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। मधुरा विजयम ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है गंगा देवी। ये गंगा देवी की रचना है मधुरा विजयम, ठीक है। तो ये क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।